नमस्कार व्यापारी मित्रों, मैं सीए गोविंद बत्रा नागपुर से। हम सबको पता है कि इनकम टैक्स के इंडिविजुअल्स की आईटीआर की डेट 15 सितंबर बढ़ गई है और 30 सितंबर टैक्स ऑडिट की डेट है, जो कि अभी तक बढ़ी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी कोई अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि डेट बढ़नी चाहिए, परंतु जब होगी तभी, उसके बिना तो हम कुछ कह नहीं सकते। आज का वीडियो बताने का मुख्य कारण ये है कि इस वर्ष का जो हम ऑडिट करने जा रहे हैं, टैक्स ऑडिट जो आप लोग करवाने वाले हैं, वह बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। इसकी 2-3-4 मुख्य वजह है, वह मैं आपके साथ आज चर्चा कर रहा हूँ। शायद सुनने के बाद आपको लगता होगा, किसी किसी को शायद आश्चर्य लगे, किसी को चिढ़ भी हो सकती है, या किसी को ऐसा लगता होगा हाँ मजाक कर रहे हैं, शायद ऐसा नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही इस साल हो रहा है, होने वाला है। पहली बात कि सीए इंस्टीट्यूट ने 1/4/2025 के बाद से एक गाइडेंस नोट फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इशू किया है, जिसके के अनुसार अब हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पहले हम जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते थे उसकी जगह ना बनाते हुए एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट दिया है, जिसमें हमारे यूनिफॉर्मिटी हो, सभी के बैलेंस शीट एक जैसे बने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक जैसा डिस्क्लोजर हो, जैसा कि पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एलएलपी और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एसएससीज में ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए जाते थे। और अब जो डिस्क्लोजर लगने जा रहे हैं वो डिस्क्लोजर जैसे वहाँ लगते थे, या थोड़े उससे भी ज़्यादा भी यदि मैं कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होंगी, कि इतने डिस्क्लोजर्स हमको प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्मों की बैलेंस शीट्स या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं उसमें लगेंगे। अब इसमें आश्चर्य होने वाली क्या बात है? आश्चर्य होने वाली बात यह है कि अभी जो हम लोग पहले अकाउंट्स बनाते थे, अब जो हम लोग अकाउंट्स यदि सही बनाएंगे, अकाउंट्स में एंट्री सही होंगी, सही हेड्स में होंगी, तो ही आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो सही बनेंगे। वो सही बनेंगे तो आप जो ऑडिटर के पास अपना फॉर्म 3CD बना के ले जाएंगे वो सही बनेगा। और ये सब सही नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं भविष्य में आ सकती है, ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। अभी अगर मैं सिंपल एक छोटा सा क्रेडिटर्स जिससे कि हम माल खरीदते हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर अकाउंट्स जब आप करने जा रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो आपको कितने प्रकार के डिस्क्लोजर्स देने हैं। यदि सही डिस्क्लोजर देना है तो मैं कहूँगा कि आपके जो बुक्स है उसमें क्रेडिटर्स के क्लासिफिकेशन कैसे होने चाहिए। एमएसएमई एक्ट के हिसाब से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन दिया है। सेक्शन 15 बोलता है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आपको अपॉइंटेड डेट के पहले पैसा दे देना चाहिए जो माल खरीदते हैं। अपॉइंटेड डेट की डेफिनेशन ऐसी दिया कि भाई आपकी और क्रेडिटर्स की कोई टर्म्स तय हुई है कि भाई 90 दिन में पैसा देना है, तो 90 दिन नहीं चलता उसका ऐसा कहना है कि मैक्सिमम 45 दिन के अंदर आपको उसको पैसा देना है। अगर कोई डेट आपने फिक्स नहीं किया है, अपना ओरल एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होते नहीं है छोटी मोटी दुकानों में जहाँ 2, 5, 10 करोड़ की सेल होती है, तो वैसे केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपने जो माल जिससे खरीदते हैं सप्लायर से, एज पर जो डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको 15 दिन के अंदर पैसा देना है। अब आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट बोलता है कि आपको जो बैंक रेट प्रिस्क्राइब किया उससे 3 गुना ज़्यादा, जो कि 18 से 19% की दर से आपको उसको ब्याज देना पड़ेगा। वो सप्लायर जिससे आपने माल खरीदा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने पैसा लेट दिया, आपने उससे माल खरीदा, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने जिसको बेचा वो आपको लेट देता है तो आपने भी उसको लेट दिया। ये व्यापार का आपका एक वर्किंग कैपिटल साइकिल चल रहा है। परंतु यहाँ एमएसएमई एक्ट बीच में आके ऐसा कहता है कि आपने यदि माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस से माल खरीदा और जो अपॉइंटेड डे है उसमें पैसा नहीं दिया तो आपको 18 से 19% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है। चलो सेक्शन 23 बोलता है कि अगर आपने ब्याज दिया और आपने उस ब्याज को प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया तो वह इनकम टैक्स में आपके प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा, वो आपके प्रॉफिट में डिसअलाउ हो जाएगा। चलो इसको भी सहन कर रहे थे। अब मजे की बात ये होती है कि जब आप दोनों तैयार है कि पेमेंट लेट देने को आप तैयार है, वो पेमेंट लेट लेने को तैयार है, फिर भी सेक्शन 22 होता है एमएसएमई एक्ट बोलता है कि आपको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आपको डिस्क्लोजर देना है कि आपका कितना क्रेडिटर्स का बैलेंस 31 मार्च को पेंडिंग है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पेंडिंग है, उसके ऊपर में यदि डिले हुआ तो उसका इंटरेस्ट कितना हुआ वो लिखिए। आप इंटरेस्ट आपने पे किया तो लिखिए, इंटरेस्ट आपने नहीं पे किया, आपको देना भी नहीं बनता है, वो आपसे लेने के लिए तैयार भी नहीं है और आप देने को भी तैयार नहीं है, फिर भी उसकी गणना करके आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। ये तो छोड़िए, यदि आपके पुराने कोई 1-2 साल के क्रेडिटर्स पेंडिंग होंगे, कोई कोई व्यापार में ऐसा होता है, तो उनके भी कितने पेमेंट पेंडिंग है, उसमें कितना ब्याज बनता है, उसकी सब गणना करके आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है। ये तो मैं सिर्फ क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूं। अभी यहां बात खत्म नहीं होती है।
एमएसएमई एक्ट के हिसाब से सेक्शन 22 के हिसाब से जो डिस्क्लोजर लग रहा है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के क्रेडिटर्स का लग रहा है। यानी आप अपने क्रेडिटर्स का यदि क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसा करेंगे? माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रेडिटर, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्रेडिटर्स, मीडियम एंटरप्राइजेस क्रेडिटर्स और नॉन एमएसएमई क्रेडिटर्स, जो इनसे परे लार्ज एंटरप्राइजेस क्रेडिटर्स हैं। इसकी अलग अलग डेफिनेशन उन्होंने दिया है कि माइक्रो में जिसकी सेल 10 करोड़ के नीचे है, स्मॉल में जिनकी 50 करोड़ से नीचे सेल है और प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट्स है, और मीडियम एंटरप्राइजेस में जिसकी 125 करोड़ से कम सेल है वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। उसको छोड़ के वो नॉन एमएसएमई क्रेडिटर्स में अपने आप आ गए। तो इन टर्नओवर के हिसाब से, यानी कि जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, ऐसे सप्लायर्स यदि आप माल खरीदते हैं जिनका उद्योग आधार है, तो आप जिससे भी माल खरीदते हैं उन सबके आपको उद्योग आधार बुलाना कंपलसरी हो गया। उसका क्लासिफिकेशन यदि आप अकाउंट्स में जब एंट्री करेंगे तो वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और नॉन एमएसएमई क्रेडिटर्स के अंतर्गत करना पड़ेगा। अब यहां आता है इनकम टैक्स। जब एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 22 का डिस्क्लोजर का बात करता हूं तो क्रेडिटर्स में ये 4-5 क्लासिफिकेशंस लगते हैं। अब इनकम टैक्स का क्लॉज जो फॉर्म 3CD आप हमको भर के देंगे ऑडिट के लिए, उसमें जो क्लॉज 22 भरेंगे तो वहां पे आपको क्रेडिटर्स का क्लासिफिकेशन कैसा करना है? माइक्रो एंड स्मॉल क्रेडिटर्स, मीडियम एंटरप्राइज क्रेडिटर्स और नॉन एमएसएमई क्रेडिटर्स। और माइक्रो और स्मॉल क्रेडिटर्स में भी अब आपको यहां बांटना है कि माइक्रो एंड स्मॉल क्रेडिटर्स जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि सेक्शन 43B सबसेक्शन H क्या बोलता है? आप ऐसे एमएसएमई जो माइक्रो एंड स्मॉल क्रेडिटर्स जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनसे जो माल खरीदते हैं उनका पैसा यदि अपॉइंटेड डेट जो ड्यू डेट है सेक्शन 15 में दी है उसके अनुसार पैसा नहीं देते हैं तो वह खर्चा आपको पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। जिस साल में उसका पेमेंट होगा उस साल में वह खर्चा आपको अलाउ होगा। वो कायदा तो हमने पिछले साल भी पढ़ा था और वो हमको पता भी होगा। तो यदि 31 मार्च के क्रेडिटर्स है और वो ड्यू डेट में पैसा नहीं भरा तो वर्ष 2024-25 में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका डिडक्शन वर्ष 2025-26 या जिस साल में हम आगे पेड करेंगे उस साल में हमको मिलेगा। वहां पे हमने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस यदि ट्रेडर्स में कवर है तो वो कायदा लगेगा नहीं 43B है, परंतु मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है तो हमको 43BH के तहत हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आप सोचिए, एक सिर्फ क्रेडिटर्स विभाग जहां व्यवसाय कर रहे हैं उसी में 6 से 7 तरीके से क्रेडिटर्स का क्लासिफिकेशन यदि आप बुक्स में प्रॉपर करेंगे तो आप सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग कर पाएंगे। और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही कर पाएंगे तभी आप फॉर्म 3CD सही भर के ला पाएंगे और आपके ऑडिटर से आप क्लीन रिपोर्ट ले सकते हैं, अन्यथा क्लीन रिपोर्ट मिलना मुश्किल है। ये तो क्रेडिटर्स हुए। फिर आपने जिनसे बैंक लोन लिया तो उसके पूरे डिस्क्लोजर्स देने हैं, उसका सैंक्शन लेटर्स देना है, उसकी सैंक्शन टर्म्स लिखनी है, अकाउंट्स रेगुलर चल रहा है, इरेगुलर चल रहा है, अकाउंट्स का जो पैसा लिया उसका सही यूज किया कि नहीं किया, ये सब बातें लिखनी है। अनसिक्योर्ड लोन लिया तो रिलेटिव से है कि नॉन रिलेटिव है, रिलेटिव कौन है, नॉन रिलेटिव कौन है, उसकी डेफिनेशन में पढ़ना है और उसके अनुसार सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको उसके क्लासिफिकेशंस करने हैं। ये तो जिनसे माल खरीदते हैं, जिनको माल बेचते हैं उनका क्या, डेटर्स जिसको हम बोलते हैं। भाई 180 दिन से ज़्यादा किसको पैसा लेना बाकी है और 180 दिन के बाद से पैसा लेना किसको बाकी है। अब इसके लिए अब हम बिल वाइज कोई डेटर्स हमको पैसा देते होंगे तो ठीक है, अब कोई रैंडमली ऑन अकाउंट पैसा देता होगा तो उसमें भी कितना सारा हमको क्लासीफाई करना पड़ेगा। अब किसके 500-700 क्रेडिटर डेटर्स होंगे तो उसको 180 दिन की लिस्ट निकालना, 180 दिन से पहला 180 दिन से ज़्यादा, कितना टीडियस जॉब है। तो ये सब बातें इस बार आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे तो आपके साथ होने वाली है। तो इसीलिए आप यथाशीघ्र अपनी अकाउंट टीम को सतर्क करिए, अपने कर सलाहकार ऑडिटर से मिलवाइए और जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगने वाला डिस्क्लोजर है, ये तो मैंने 2-3 बहुत छोटे छोटे एकदम बताए कि ये सब चीज़ें आने वाली है और कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको उनसे समझना चाहिए और अभी से अपने अकाउंट्स को सही तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि आप अपने ऑडिटर के सामने जब ये लेके जाए तो आपको वो क्लीन रिपोर्ट दे सके। अन्यथा वो भी धर्म संकट में पड़ जाएंगे और आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। अब क्वालिफाइड रिपोर्ट देने की समस्या क्या होगी, जब ये क्वालिफाइड रिपोर्ट बैंक में जाएगी, इनकम टैक्स में जाएगी, जीएसटी में जाएगी तो उन लोगों के दिमाग में संदेह खड़ा होगा कि आपका अकाउंट्स बरोबर नहीं है। वैसे सब ठीक होगा परंतु आपका क्लासिफिकेशन सही नहीं होने से उनके दिमाग में संदेह होगा और अन्यथा के नोटिस
या अन्यथा बैंक भी आपकी बैलेंस शीट को ऐसा देखेगी कि भाई आपका सब ठीक नहीं चल रहा है, तो आपने इसको अभी से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी हेल्थ कैसी है इसको दर्शाने का प्रतीक है। यदि हम सही तरीके से हमारे अकाउंट्स लिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और फॉर्म 3CD तैयार करेंगे, तो ही आपको ऑडिटर से क्लीन रिपोर्ट मिल सकती है, अन्यथा उसके लिए भी यह बहुत मुश्किल होगा कि आपको क्लीन रिपोर्ट देवे। सो काइंडली रिक्वेस्टेड, जल्द से जल्द आप एक्शन लीजिए और जो चीज़ें मैंने बताई और अपने ऑडिटर से समझकर उसका यथोचित पालन करिए, जिससे कि आप इफेक्टिव और सही ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ऑडिट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।